हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं 7 बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूं, जो सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उनके काम के लिए होने वाली है। अगले मंथ से, या बोल सकते हैं कि इस मंथ से कभी भी उनकी सैलरी पेंशन पर डायरेक्टली असर पड़ेगा इस सारी अपडेट से। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट्स और कर्मचारियों के बेनिफिट से रिलेटेड नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आप सभी देखते हैं। साथ ही साथ उसके लिए अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे या प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट 2024 अब आने वाला है, जिसके लिए कई सारे न्यूज़पेपर्स में, साथ ही साथ ऑनलाइन मीडिया में और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसको लेकर के बात हो रही है कि क्या बड़ी डिमांड्स या बड़ी रिक्वेस्टेड जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की और यूनियंस ऑफ फेडरेशन की, वो जो प्रपोजल भेजे गए हैं वो कौन कौन सी प्रपोजल्स उसमें शामिल किए जा सकते हैं। साथ ही साथ इस बजट सेशन में कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं उनके पेंशनरी बेनिफिट्स में। साथ ही साथ कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारी डिमांड्स हो सकती हैं। 8वें वेतन आयोग हो सकता है, 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स हो सकता है। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के और भी कई सारे अपडेट्स हो सकते हैं, जिनसे लेकर उनकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कम्यूटेशन का भी एक इशू रहा है, ओआरओपी को भी लेकर भी कई सारे अपडेट्स हैं और उसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पे भी कई सारे अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी है किसी ने। बजट 2024 7 की डिमांड्स लिस्टेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनियन फॉर सेंटर। आप देख सकते हैं कि 23 जुलाई से लेकर के इसमें बहुत सारी चीजें अपडेट्स हो जाएंगी। इसमें 23 जुलाई के बाद से सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ में कई सारे न्यूज़पेपर्स की अलग हेडिंग लेके आया हूँ, जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कई सारी चीजें इसमें ऐड हो सकती है। आप देख सकते हैं खुशखबरी, बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान। ओआरओपी 3, 18 माह डीए एरियर्स पर भी हो सकती है इसमें खुशखबरी। तो 23 जुलाई को पेश होने वाले बड़े बजट में कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए क्या क्या चीजें अपडेट होने वाली है वो हम उस पर थोड़ी सी गौर करेंगे। साथ ही साथ पेंशन भोगियों और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें क्या सारी अपडेट्स होंगी वो भी हम देख सकते हैं। उम्मीद लगाकर पेंशनर्स ने बहुत सारी चीजें इसमें यूनियंस और फेडरेशन से उनको भेजी हैं। साथ ही साथ उसमें देखा जाएगा कि पेंशनर्स के लिए क्या क्या राहत की खबर हो सकती है और इस बजट में पेंशनर्स को क्या क्या ऐलान देखने को मिल सकते हैं बेसिकली इसमें। और इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है या पेंशन भोगी है उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या क्या चीजें मिल सकती है, जिनमें सबसे पहली चीज हम लेकर आए कि उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल सकता है। आपको बता दूं कि आपके कई सारी चीजों में दायरा बढ़ाने का वादा किया गया था। अब इस साल योजना में 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के जो सीनियर सिटीजन है, पेंशन भोगियों को शामिल किया जा सकता है। इनकी राशि जो है 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर हो सकता है, जो भविष्य में बढ़ाकर 10 लाख रुपए हो सकता है। 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को इसमें शामिल के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी, उनकी आय भी नहीं देखी जाएगी। 23 जुलाई को होने वाले बजट में ये सब चीजें पेश हो सकती हैं, जिसमें बीमा कवर की राशि बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ उसमें एज पर भी लेकर ये सारे ऐलान हो सकते हैं। आगे हम बात करें तो इसके अलावा केंद्रीय बजट इस महीने 23 जुलाई को केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। इससे पहले हलवा सेरेमनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों के मुद्दे को लेकर वहां पर चर्चा भी की गई। साथ ही साथ हो सकता है कि आने वाले दिनों में 5 बड़े मुद्दे उनके ऊपर सहमति बन सकती है, जिसमें तीसरे बजट के कार्यकाल के दौरान पेंशन भोगियों की 5 बड़ी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं, मांगे पूरी हो सकती हैं। तो जान सकते हैं हम कौन कौन सी चीजें हैं, जिनमें आप ये भी देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल सकता है, 10 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स भी हो सकता है, हेल्थ पॉलिसी पर 1 लाख का फायदा मिल सकता है, रेलवे का जो किराया है उसमें भी छूट मिल सकती है। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के जो सेविंग बैंक की स्कीम है उसको और भी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। साथ ही साथ आपका जो बड़ा इशू है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और 18 माह के एरियर पर, उस पर भी कहीं ना कोई अपडेट देखने को मिल सकता है। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और 18 महीने के जो डीए डीआर का एरियर है उस पर भी ऐलान हो सकते हैं।
इसमें पेंशनभोगियों को आपको पता है कि ना कोई इंक्रीमेंट मिलता है, ना ही उन्हें कोई बोनस का फायदा मिलता है। ऐसे अब उनको 18 महीने ईयर का अगर एरियर का फायदा मिल जाएगा तो उनकी जो कि बहुत समय से उनकी डिमांड रही है पेंशनर्स की, जिस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस और साल में एक बार इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है, तो उस प्रकार से व्यवस्था पेंशन भोगियों के लिए वर्तमान में नहीं लागू हो पाई है। ऐसे में अगर पेंशन भोगियों या पेंशनर्स को 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर्स उनको मिलता है, इसके साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अगर 1000 रुपए से बढ़कर के 3000 रुपए की घोषणा अगर सरकार कर सकती है, बजट में ये सब चीजें लेकर आ सकती है, तो पेंशनर फैमिली पेंशन कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा जो है उनकी राहत के लिए खबर होगी। 18 मंथ का एरियर काफी ज्यादा बनेगा पैसे में पेंशनर्स के लिए। साथ जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी कई सारी चीजें और पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से अपडेट्स आए थे कि जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई आउटपुट देखने को आपको जरूर मिल सकता है। इसके अलावा बात करें हम और भी कई सारी चीजों पर इसमें अपडेट्स हो सकता है। जैसे बात करें 8वां वेतन आयोग को लेकर के, तो 8वां वेतन आयोग पर जल्द से जल्द कोई एक कमेटी बन सकती है जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए सिलेक्टेड 8वां वेतन आयोग पर एक जल्द से जल्द डिस्कशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इस पर एक कमेटी जल्द से जल्द बनाई जा सके। हालांकि जब इस पर कमेटी होगी या और डिस्कशन होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। हालांकि यूनियन और पेंशन ने जो यूनियंस और फेडरेशन हैं उन्होंने अब सरकार से लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत करनी भी शुरू कर दी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। हालांकि 2026 से पहले इसका गठन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 10 साल के एक अंतराल में या 10 साल के एक ड्यूरेशन में ही 8वें वेतन आयोग का गठन, या बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पे कमीशन का गठन किया जा सकता है। उसके बाद ही इसमें सारी चीजें अपडेट हो पाएंगी। और बात करते हैं कि 8वां वेतन आयोग अगर आता है तो आपकी पेंशन और सैलरी किस हिसाब से बढ़ेगी, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 7 CPC में यानी कि 7वें वेतन आयोग के गठन के समय सबसे इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं क्रूशियल रोल प्ले किया था, वो था फिटमेंट फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर ही आपको आपकी पेंशन और सैलरी का रिवीजन किया गया था, उसको सारी चीजें रिवाइज की गई थी। और वो फिटमेंट फैक्टर था 7वें वेतन आयोग में 7 CPC में 2.57। आपका 6 पे कमीशन में जो भी आपका बेसिक था उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी बेसिक बनाई गई थी। अब 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं, लेकिन जो मीडिया में खबरें और न्यूज में जो खबरें आ रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर आपका 3.68 गुना तक हो सकता है, जिससे आपकी सैलरी जो है 18,000 रुपए से बेसिक बढ़ करके 26,000 रुपए। साथ ही साथ कर्मचारियों की अलावा ऑन द अदर हैंड जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स की बेसिक पेंशन जो है 9,000 रुपए से बढ़कर के 15,000 रुपए तक हो सकती है। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक नहीं जाएगा, ये फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट तक रह सकता है। अगर 3 तक भी होता है तब भी कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है 21,000 रुपए, साथ ही साथ पेंशनर्स की बेसिक पेंशन जो है 12 से 13,000 रुपए तक हो सकती है। तो अगर उसमें भी बढ़ोतरी होती है और पे कमीशन आता है तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत होगी। साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए इसमें सैलरी में काफी ज्यादा हाइक या बोल सकते हैं कि इनहांसमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं वो एक कयास लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग को गठन किया जाए, जिससे उनकी और भी सारे जो बेनिफिट्स हैं, ग्रेच्युटी है या लीव इनकेसमेंट्स हैं या और भी सारी चीजें बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजों में अपडेट्स हो सके। कर्मचारी साथ ही साथ इस पर ये कयास लगा रहे हैं कि उनका HRA, DA, TA और भी कई सारी चीजें ऐड होंगी, जिसके चलते उनके कई सारी चीजों में अपडेट्स हो सकते हैं। हालांकि आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या 3.68 गुना होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए, या इसके अलावा और भी कुछ बता सकते हैं आपकी कि आपकी बेसिक में कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इससे पहले जो फिटमेंट फैक्टर था वो यानी कि मल्टीप्लाई था वो 2.57 गुना था, और अब कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। आपको एक जानकारी और बता दूं मैं कि जुलाई 2024 में फिर आपका जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना मिलेगा ये एक्सपेक्टेड हो चुका है। लगभग 3% मिल सकता है। अगर बहुत ज्यादा आंकड़ों में उछाल होती है तो 4% होगा, लेकिन अगर मैं अपना गैसेस बताऊं तो 3 मिनट ही आपका 3% ही आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ेगा। फिर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2024 से आपका 53% हो जाएगा, और इसके बाद में जो भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं इसमें 3 बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, बजट पर मैं बात करने वाला हूं कि बजट सेशन 2024 में पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए क्या क्या मिलने वाला है। क्या 18 मंथ्स के DA और DA एरियर्स का पैसा एक मुश्त मिलने वाला है, क्या एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा और भी एक मैं सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूं। पेंशनर्स को खाते में 3 लाख रुपए तक आ सकते हैं। कैसे आएंगे पूरा डिटेल में जानेंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और सर्कुलर देखते हैं। अगर आपको भी कोई अपने पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट, या आपके पेंशन टाइम पर नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कमेंट को लेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं जो भी मेन मुद्दा उस पर। तो जी हाँ दोस्तों, बजट 2024 की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है वो 2024-25 का बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी, यानी 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 22 जो आपका उसमें जो सेशन है, बजट सेशन है, और 22 अगस्त से लेकर के आप देख सकते हैं कि 12 अगस्त तक ये सेशन चलेगा। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें इसमें होंगी और 2024-25 का आम बजट पेश किया जाएगा। तो पहले तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आम जनता के लिए जो चीजें होंगी वो रखी जाएंगी। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी कई चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं। हालांकि कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो यूनियंस और फेडरेशन है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को और भी कई जगह पर, एनसीजेसीएम ने भी कई जगह पर एक लेटर लिखा है और जिसमें बजट सेशन में उसको बात करने की कोशिश की है कि इन सब चीजों को भी बजट सेशन में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे पहला बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के। आप सभी को पता है, प्रीवियस वीडियोस में भी मैं कई बार बता चुका हूं कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स जो है उसका एरियर्स आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर के एरियर्स गवर्नमेंट मना कर चुकी है, अब वो नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। लेकिन 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स आपका जो है, आपका पैसा है और आपको मिलना ही चाहिए। इसलिए यूनियंस और फेडरेशन भी इसके लिए चाहती है कि बजट में इसके लिए अलग से एक राशि फिक्स होनी चाहिए। जो भी बजट हो इस 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स का, वो आपको मिलना चाहिए। बात करते हैं दूसरी बड़ी रिक्वेस्ट की, जो कि आ रही है एडिशनल पेंशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर बजट सेशन में एडिशनल पेंशन का जो पैसा है वो एक मुश्त अगर वहां पर बजट में अलॉट हो जाता है तो उसकी अप्रूवल मिल जाती है, तो आपको एडिशनल पेंशन 5, 10 और 15% मिल जाएगी। 5, 10 और 15% एडिशनल पेंशन का मतलब है कि आपकी 60 से 65 साल के बीच में आपको 5%, 65 से 70 साल के बीच में आपको फिर से 5% यानी 10%, 70 से 75 साल के बीच में फिर से 5%, और 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद आपको पता ही है कि आपको 20% आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दूं उसमें, आप 100 ईयर्स की एज पूरी कर लेते हैं तो आपको जो आपकी बेसिक पेंशन होती है उसकी डबल यानी कि पूरी पेंशन आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। हालांकि खैर ये बात को हम छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं बजट सेशन की। तो बजट सेशन में ये दो बड़े मुद्दे रहेंगे कर्मचारियों और पेंशनर्स के, जिसमें 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स होगा। साथ ही साथ एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी है, जितनी 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी है उसके लिए क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनियंस और फेडरेशन ने सरकार को लेटर भी लिखा है और इसमें बोला है कि बजट सेशन में इनको शामिल किया जाए और बजट में इनकी राशि को वहां पर बजट अलॉटेड किया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि बजट में इनकी राशि अलॉटेड हो और ये आपको 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स हो, तो जो और एडिशनल पेंशन जो आपकी है 5, 10 और 15% वो आपको मिले, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, सबके पास ये वीडियो पहुंचाइए, और जिससे आपको आपका 18 मंथ्स के डीए, डीआर एरियर्स और एडिशनल पेंशन में वृद्धि हो सके, क्योंकि ये दोनों ही आपको मिलने चाहिए। और बाकी पेंशनर्स भी बहुत सारी चीजें इसमें बोलते हैं, उसमें भी उन सब चीजें ऐड होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे पेंशनर्स की जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी पेंशन 5 साल बाद 3,53,000 रुपए ली, और बाद में उन्होंने क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए या कहां उन्होंने कंप्लेंट्स की, इसमें हम उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे। ऑफिशियल है ये, गवर्नमेंट की तरफ से ही सर्व जो है इसमें सारी चीजें अपडेट की गई हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ पर एक पेंशनर्स थे, उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को जो डिसेबल थे, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए उन्होंने वहां पर इंक्लूड किया उस टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पे। लेकिन उनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन डालने के बाद भी उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन थी वो 2022 नवंबर तक भी स्टार्ट नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने जो डिसेबिलिटी का एरियर्स था वो उसकी पेंशन के लिए जनवरी 2020 में से लेकर के अक्टूबर 2022 के बीच में, उसके बाद ये सारी चीजें होती रही और जो प्रोसेस थी वो टाइम लेती रही। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से इसी के मीन टाइम में एक CPENGRAMS पोर्टल के बारे में उनको पता चला और वहां पर उन्होंने कंप्लेंट फील्ड की 22 सितंबर 2023 को, जिसका नंबर आप सामने भी देख सकते हैं। इसके बाद वो जो केस था, जो कंप्लेंट फील्ड की गई थी, उसको आगे कंसर्न ऑफिस को यानी कि PCDA को फॉरवर्ड वहां से कर दी गई। इसके बाद उनके जो केस था
उसको प्रोसेस किया गया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में वहां पर भेजा गया। इसी के मीन टाइम में जो केस था, जो वहां पर फाइल्ड कंप्लेंट की गई थी, वो सीनियर्स ऑफिसर्स की मीटिंग में, यानी कि एसओएम की मीटिंग में डीओपीपीडब्ल्यू के पास पहुंचा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर के जो सीनियर्स ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, जिसे एसओएम भी बोलते हैं। वहां पर जो डायरेक्टरेट दिया गया, जो सेक्रेटरी पेंशन थे, उन्होंने बोला इस पर जल्द से जल्द काम करनी चाहिए। पीसीडीओ को उन्होंने जल्द से जल्द बोला। इसके बाद पीसीडीओ ने बिल्कुल इमीडिएट वहां पर उस केस को सैंक्शनड किया। उसका एरियर्स 3,53,000 रुपए उनके फाइनल जो उनके डिसेबिलिटी पेंशन के थे वो उनके खाते में आए 29 जनवरी 2024 को। ये पूरा केस था वो 30 जनवरी 2024 को फाइनली उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। जो कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी और उनके अकाउंट में जितने भी एरियर्स बनते थे विद एरियर्स के साथ में उनके सारे पैसे उनको खाते में क्रेडिट किए गए। तो फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप जागरूक हैं और आप कंप्लेंट वगैरह करना जानते हैं, आप सारी चीजें ऐड करना जानते हैं, तो आपको आपकी जो पेंशनरी बेनिफिट है, चाहे वो एरियर्स हो पेंशन का, डिसेबिलिटी एरियर्स हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, या आप किसी भी टाइप की कोई पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड चीजें हो, वो आपको जरूर वहां पर मिलेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि कंप्लेंट कहाँ और कैसे करनी होती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। अगर उसमें 50 कमेंट भी आ जाएंगे, यानी 50 कमेंट्स भी आ जाएंगे यस के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसको लेकर के आ जाऊंगा और पूरा मैं कंप्लेंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे से उसमें रजिस्टर्ड करना है, कैसे साइन अप करना है, क्या क्या चीजें फिल करनी है और कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करना है। साथ ही साथ उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद क्या क्या स्टेप्स को, जरूरी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये बड़ी चीजें हैं जो आपको कंप्लेंट करने के बाद ध्यान रखनी होती है, और आपके रियल में आप उस पेंशन के हकदार हैं तो आपको वो पेंशन और उसके जो एरियर्स होते हैं वो जल्द से जल्द वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऐसे में पेंशन के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है कि सीपी ग्राम्स पर कंप्लेंट कर सकते हैं पोर्टल पर, और वहां पर जाकर के जो कंप्लेंट है उसको ध्यान में रख करके सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं फिर से जो बजट सेशन होने वाला है, बजट सेशन को लेकर के फिर से चर्चाएं गर्म है, और चर्चाओं में ये सारी चीजें होने वाली हैं कि क्या फिर से 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स आपको मिलने वाला है, क्या एडिशनल पेंशन 5, 10, 15% इन सबका जो बजट है वो सेपरेट डिसाइड होने वाला है। इस बार ये सब चीजें बजट अलॉट होने वाला है। आगे आके दिनों में बहुत ज्यादा चीजें इसमें क्लियर हो पाएंगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर सामने आप देख पा रहे हैं जारी हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के E5 सेक्शन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के रिगार्डिंग सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के कई सारे इश्यूज जो थे वो सॉल्व किए गए। साथ ही साथ उस बैठक में और भी कई सारी चीजें हुई, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप के अंडर में बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई और बहुत सारी चीजों में डिस्कशन होगा। क्या क्या डिस्कशन होगा ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ उस बैठक में कौन कौन प्रेजेंट होने वाला है ये भी हम जानने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर आप सभी के लिए सामने आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर है। पूरे वीडियो को हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी डिमांड्स है उसके रिगार्डिंग में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करना, यानी कि घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, तब आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको एक जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे दें, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के पेंशनर्स के जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं उससे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आपको समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई आपकी पेंशनरी बेनिफिट्स में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे और आपको सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं नोटिफिकेशन पर, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। इसमें एक अर्जेंट मीटिंग के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के E5 ब्रांच की तरफ से, जो कि लेटर लिखा गया है मिस्टर शिवगोपाल मिश्रा को, जो कि सेक्रेटरी है स्टाफ साइट नेशनल काउंसिल या JCM के जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के। और उसमें कई सारी चीजों पर जो है
डिस्कशन के चलते नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कमेटी एक बनाई गई है जिसके पेंशन सिस्टम और डिस्कशन से रिलेटेड स्टाफ साइड में कई सारी चीजें की गई हैं, जिसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो इसकी चेयरमैनशिप करने वाले हैं। साथ ही साथ 15 जुलाई 2024 को मंडे को रूम नंबर 169D में ये मीटिंग होने वाली है। और इसके अलावा और भी कई सारे इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टाफ साइड के, नेशनल काउंसिल के, वो भी इसमें भाग लेंगे। साथ ही साथ कई चीजों पर इसमें डिस्कशन हो सकता है। और डिस्कशन की बात करें तो किन किन चीजों पर डिस्कशन हो सकता है उसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक रफली आइडिया लगा सकते हैं कि किन किन चीजों पर वहां पर डिस्कस हो सकता है। तो जो कि सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक का रहा है वो रहा है 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स पर, जो बहुत सारी अभी मीडिया में भी खबरें आ रही हैं, साथ ही साथ न्यूज में भी, टीवी चैनल्स पर भी ऐसे खबरें आ रही हैं कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर सरकार अब आपको बजट में अलॉट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये टीवी में भी आने लगा है, लेकिन 18 मंथ्स के डीए और डीआर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो है पहले ही पिक्चर सारी क्लियर कर चुकी है कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स आपको नहीं दिया जा सकता है। कोविड के टाइम में इसमें जो 3 बड़ी इंस्टॉलमेंट्स थी वो उसको फ्रीज किया गया था, लेकिन आपको बढ़ते हुए रेट पर आपको जो है डीए प्रोवाइड करा दिया गया था, लेकिन 18 मंथ्स का जो डीए डीआर का एरियर्स था वो आपको नहीं दिया गया था। तो उसके बाद में जो 18 मंथ्स के डीए और डीआर का जो एरियर्स है, यूनियंस, फेडरेशन और एसोसिएशन जो है वो सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सरकार से बोला था कि गवर्नमेंट को जो नेगोशिएशंस या सेटलमेंट की सिचुएशन में आना चाहिए, जिससे पेंशनर्स की या कर्मचारियों की जो 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो उनको अगर गवर्नमेंट एक बार में पे नहीं कर सकती है तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकती है, और उसके बाद में ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन 18 मंथ्स डीए और डीआर का जो इशू है फिर से तेज पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि इस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, इसके जब मिनट्स आ जाएंगे उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, साथ ही साथ किन चीजों पर सहमति और एग्री और डिसएग्री चीजें हो पाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो है इस मीटिंग में डिस्कस हो सकती है एडिशनल पेंशन। एडिशनल पेंशन पर भी कई सारी चीजें पर अभी तक चल रही हैं, जिसमें 5 साल के ब्लॉक में 5-5% की बात की जा रही थी। साथ ही साथ ये भी बोला गया था यूनियंस की तरफ से कि 1-1% की हर साल 1% की एटलीस्ट बढ़ोतरी की जाए। जैसे कि सर्विंग एम्प्लॉइज की बेसिक में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी बेसिक पेंशन में 1% की वृद्धि की जाए। हालांकि एडिशनल पेंशन का जो मोस्टली जो चांसेस हैं उसमें 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे कि 60 से 65 साल के ईयर में 5% की, 65 से 70 फिर से जो है 5% की, 70 से 75 में फिर से 5% की, और 80 ईयर्स की सर्विस पूरी, 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद आपको पता ही है कि 20% बेसिक में वृद्धि हो जाती है। तो ये भी ये चीजें डिस्कशन हो सकती है। साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा हो सकता है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पता है कि 7th पे कमीशन का गठन जो है नजदीक है, 2026 में होने वाला है, लेकिन उसके पहले एक बड़ी कमेटी बनाई जा सकती है जो 8वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को देगी, और वहां से जो रिकमेंडेशंस पास होंगे वो 8वें वेतन आयोग में लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा इशू होगा इसमें फिटमेंट फैक्टर का। आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 7 सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 बेसिस पर लिया गया था, और 6 पे कमीशन से उसको 2.57 बेसिस पर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 7 पे कमीशन बना था। तो 8वें वेतन आयोग में सबसे इंपॉर्टेंट होगा फिटमेंट फैक्टर, कि फिटमेंट फैक्टर क्या लिया जाए। वैसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिटमेंट फैक्टर 3 लिया जा सकता है। अगर 3 फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़ करके 22 से 23,000 रुपए, साथ ही साथ बेसिक जो पेंशन है वो 9,000 रुपए से बढ़ करके 13 से 14,000 रुपए तक सिर्फ बेसिक पहुंच सकती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग पर अभी बात करना थोड़ा सा चीजें क्लियर हो पाएंगी जब इस साल के एंडिंग में हम जाएंगे, जब कमेटी गठित होगी या कमेटी जो भी रिकमेंडेशंस देगी गवर्नमेंट को, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और उसी के बाद में सारी चीजें क्लियर होने के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकेगा। हालांकि 8वें वेतन आयोग का गठन अब जो है जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। पेंशनर्स भी अब बोल रहे हैं, साथ ही साथ यूनियंस और फेडरेशन भी 8वें वेतन आयोग को लेकर के अब बहुत ज्यादा चीजें अवेयर हो गई हैं, और 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के चर्चाएं अब बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। अब बात करते हैं एफएमए को लेकर के, जो कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस होता है। आप सभी को मैं प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं कि ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहते हैं, यानी कि जहां पर सीजीएचएस के हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज या वेलनेस सेंटर नहीं होते हैं, उनको वहां पर ओपीडी मेडिसिन के खर्च के रूप में 1,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों एक स्कूवा की मीटिंग हुई थी जिसमें पेंशनर्स के लिए बोला गया था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 1,000 रुपए से बढ़ा करके 3,000 रुपए किया जाना चाहिए, क्योंकि 18,000 रुपए, क्योंकि जो
इस टाइम पे जो बेसिक पे है उसके हिसाब से 1,000 रुपए काफी कम है, और जो ओपीडी मेडिसिन के हैं उनके खर्चे के रूप में 1,000 रुपए दिए जाते हैं, वो मेडिसिन के रूप में काफी कम होते हैं, और उसको बढ़ा करके 3,000 रुपए किया जाना चाहिए। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से इस पर रिगार्डिंग पर उनका एक बड़ा सा रिप्लाई भी आया था, जिसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया था कि हम अभी पूरे मैटर को देख रहे हैं, मैटर पूरा अंडर कंसिडरेशन है, जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई अपडेट जरूर निकल कर आ जाएगी और उसमें पॉजिटिव आने की चांसेस है। मुझे लगता है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई खुशखबरी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात, आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से 18 मंथ्स का डीए डीआर का एरियर्स आपको मिलना चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो एडिशनल पेंशन है उसमें 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, या आपके हिसाब से कोई और इसका अल्टरनेट निकाला जाना चाहिए। साथ ही साथ जो 8वें वेतन आयोग है यानी 8 सीपीसी है, उससे रिलेटेड कई सारी चीजें आगे क्लियर होंगी। आप भी अगर आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां से आपके सुझाव ले लिए जाएंगे। साथ ही साथ पेंशन और फैमिली पेंशन के जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी जो चीजें हो रही हैं उस पर आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इसको सभी ग्रुप्स में आपके शेयर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए आज मैं बहुत ही बड़ी और बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूं। डी और डीआर जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय हो चुका है। लगभग आपको मैं बताने वाला हूं कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको जुलाई 2024 में मिलेगा। साथ ही साथ 18 मंथ्स का डीए का जो एरियर्स है उसकी खबर अब टीवी पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 18 मंथ्स के डीए और डीआर की खबर अब टीवी पर चलाई जा रही है। उसमें क्या सारा अपडेट है आपके लिए। अब 18 मंथ्स के डीए डीआर का जो एरियर्स है उसका रास्ता खुलता हुआ नजर दिखाई आ रहा है, क्योंकि 18 मंथ्स की अब खबरें जो है टीवी पर भी आने लगी हैं। टीवी पर भी उसका प्रपोजल के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें अपडेट्स हुई हैं। साथ ही साथ एक बड़ा लेटर जो है कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया है, उसमें क्या क्या कर्मचारियों की डिमांड्स हैं और क्या क्या पूरी होनी चाहिए या क्या क्या चीजों में अपडेट्स आए वो भी हम बताने वाला है। साथ ही साथ पेंशन एनोमलीज को लेकर के बहुत, यानी पेंशन में जो अनियमितताएं या पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के बहुत सारी खबरें हैं वो भी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आपसे अपील करना चाहूंगा कि चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट खबरें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, उसके लिए आप घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन दे दें, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड हम नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और अपडेशन देते हैं। और आपको किसी भी टाइप से कोई समस्या है आपकी पेंशनरी बेनिफिट को लेकर के तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम वहां पर नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आपकी जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। जी हाँ दोस्तों, डी और डीआर जुलाई 2024 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो मई मंथ का डेटा था वो फाइनली अब पब्लिश हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पर भी आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं 0.5 अंक की बढ़ोतरी के साथ में मई मंथ का जो डेटा है आप सामने देख पा रहे होंगे, वो बढ़ोतरी होने के बाद आपका डीए और डीआर 52.91% हो चुका है। लेकिन हम अगर एक्सपेक्टेड बात करें, जून मंथ का जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा वो जुलाई मंथ की लास्ट वर्किंग डे को पब्लिश होगा, लेकिन हम एक्सपेक्टेड मानते हैं अगर उसमें बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं होती है तब भी आपका 53% डीए और डीआर होने वाला है, यानी कि 53% आपका बहुत ज्यादा चांसेस है। चांसेस क्या फिक्स ही है कि 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा, यानी अब आपको 3% की बढ़ोतरी जुलाई 2023 से जुलाई 2024 से देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक ही मंथ की जो रिपोर्ट्स आनी बाकी है, एक मंथ की रिपोर्ट्स लास्ट वर्किंग डे को आ जाएगी, उसके बाद में अब आपको जो है 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपके खातों में आएगा। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। जी हाँ दोस्तों, दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के आ रही है। टीवी पर जो है मैं बताऊंगा किस चैनल पर ये खबर आ रही है, साथ ही साथ क्या बड़ी अपडेट थी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज नेशन डिजिटल की तरफ से ये खबर आ रही है टीवी पर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, क्या खुशखबरी है वो भी हम जानेंगे इसमें कि 18 मंथ्स का जो डीए और डीआर का एरियस था वो जो रोका गया था उस पर अब मुहर लग सकती है। वहां पर न्यूज में आ रहा है कि 18 महीने का डीए एरियर का आप जो एरियर है वो आपको मिलेगा जल्द से जल्द। साथ ही साथ ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जिनको 18 मंथ्स का डीए एरियर कोरोना में नहीं मिला
था 18 मंथ्स का डीए का एरियर उनके खातों में पहुंच सकता है। पहले जो कर्मचारी और पेंशनर्स जो है 18 मंथ्स के डीए और डीआर की खबरें पहले ऐसे आती रही थी, लेकिन पेंशनर्स बोलते थे टीवी पर ऐसी खबरें क्यों नहीं आती हैं। तो आप देख सकते हैं सामने अब टीवी पर भी ये ऐसी खबरें आ रही हैं। अब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो उनके खातों में जल्द से जल्द पहुंच सकता है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका था कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स जो है गवर्नमेंट अपने लेवल पर बिल्कुल क्लियर कर चुकी थी कि उनको 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो न्यूज में ऐसी चीजें आने के बाद फिर से कर्मचारियों की एक होप जाग गई है कि क्या वाकई में 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो उनके खातों में आएगा। तो मुझे भी लगता है आपको भी लगना चाहिए साथ ही साथ कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर को जो एरियर्स है वो आपके खातों में जरूर आना चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपका 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स के रिगार्डिंग आपके क्या डिस्कशंस है। नेक्स्ट खबर जो आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के E5 ब्रांचेस जो है एक लेटर लिखा गया है मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा को, जो कि सेक्रेटरी है स्टाफ साइड NCJCM के, जिसमें पेंशन को लेकर के डिस्कशन होने के चलते एक मीटिंग इंपॉर्टेंट रखी गई है 15 जुलाई 2024 को मंडे को, जिसमें बोला गया है कि you are requested to kindly attend the same along with the other representatives of the staff side NCJCM। यानी कि जो भी पेंशन से रिलेटेड उनकी जो भी सिस्टम्स हैं, पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के जो भी हैं, उसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनके चेयरमैनशिप में एक मीटिंग रखी गई है 15 जुलाई 2024 को मंडे को। उसके बाद में वहां पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो दे दिए जाएंगे। और ये बड़ी मीटिंग मानी जा रही है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों पर एक डिस्कशन अच्छा हो सकता है, जिसके बाद में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। वहां पर NCJCM जो भी अपने पॉइंट्स रखेगी वहां पर सभी पेंशनर्स को बहुत ज्यादा फायदा देखने को वहां पर मिल सकता है। नेक्स्ट खबर आ रही है, आप देख सकते हैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी को जो है कैबिनेट सेक्रेटरीट के वहां पर उनको एक लेटर लिखा गया है, जिसमें उनकी कई सारे चार्टर ऑफ डिमांड्स सौंपी गई हैं, जहां पर उनको बोला गया है कि कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स है वो वहां पर कई सारे चार्टर डिमांड्स सौंप रहा है, जिसमें से कौन कौन सी चीजें वहां पर पूरी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कौन कौन सी वो डिमांड्स हैं, जिसमें साथ ही साथ उन डिमांड्स में कॉपी 2 में फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के है उनको कॉपी किया गया है, यानी उनको भी एड्रेस किया गया है कि वो सारी चीजें वहां तक पहुंचे। तो आप देख सकते हैं चार्टर ऑफ डिमांड्स में कौन कौन सी डिमांड्स वहां पर रखी गई हैं। पहली डिमांड जो रखी गई है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट एट द सेंट्रल पे कमीशन, जो कि बहुत ही अच्छी है। अगर 8वें वेतन आयोग जल्द से जल्द आता है यानी कि 2026 से लगता है तो ऐसे में पेंशनर्स को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और उनकी पेंशन में काफी हद तक बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी आपकी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी होने के बाद काफी हद तक बढ़ोतरी उसमें हो जाएगी। उसमें डिपेंड करेगा क्या फिटमेंट फैक्टर है, किस फिटमेंट फैक्टर पर 8वें वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि 7th पे कमीशन में 2.57 बेसिस पर किया गया था, 8th पे कमीशन उसके बाद ही सारी चीजें वहां पर अपडेट की गई थी और उसी के बेसिस पर आपका फिर जो है पेंशन जो है 9,000 रुपए तय की गई थी। लेकिन 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर होगा वही सबसे इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं कि क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी पेंशन साथ ही साथ कर्मचारियों की जो है बेसिक सैलरी को बढ़ाने में। नेक्स्ट जो आ रही है आप देख सकते हैं स्क्रैप NPS रिस्टोर OPS फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉइज की बहुत पहले से डिमांड रही है कि सरकार NPS को स्क्रैप करके फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आए। साथ ही साथ जो 1 जनवरी 2004 से जो कर्मचारियों भर्ती हुए हैं या रिक्रूटमेंट हुआ है उन सभी को फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाना चाहिए और NPS को वहां का हटा करके फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को वहां पर लाना जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जैसे कि मैं 18 मंथ्स के DA और DR की बात की थी कि जो कि कोविड-19 के टाइम पे 18 मंथ्स के DA और DR को फ्रीज किया गया था, उसको वहां पर देने की फिर से बात की जा रही है। अब पॉइंट नंबर 3 में देख सकते हैं टू रिलीज 18 मंथ्स DA और DR एरियर्स व्हिच वाज फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड-19 pandemic to employees and pensioners, restoration of committed part of pension after 12 years instead of 15 years at present। इसमें बड़ी बात की जा रही है कि 18 मंथ्स के DA DR का जो एरियर्स है जो कि कोविड-19 के टाइम पे फ्रोज किया गया था, पेंडेमिक के टाइम पे एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को फिर से वहां पर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटर है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर अपडेट दी गई है कि जो कम्यूटेशन पार्ट है पेंशन का वो वहां पर जो है 15% है, उसके 15 साल है, उसकी जगह पर 12 साल पेंशन का कम्यूटेशन होना चाहिए। क्योंकि कम्यूटेशन को लेकर के पहले भी पेंशनर्स और कर्मचारी परेशान रहे हैं इस चीज को लेकर के कि कम्यूटेशन का जो पार्ट है पेंशन का वो 15 साल की जगह 12 साल या 10 साल तक होना चाहिए, ना कि 15 साल। इस पर क्या जवाब आता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आपका। साथ ही साथ जो कंपनसेट बेसिस है उस पर जो 5% की सीलिंग है उसको हटा करके फिर से जितने भी डिसीज्ड एम्प्लॉइज हैं
है या जो एक्सपायर हो जाते हैं एम्प्लॉइज, उनकी जगह पे 100% अपॉइंटमेंट दी जानी चाहिए। ये भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है गवर्नमेंट का। आगे वाले पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं, फिल अप ऑल वैकेंट पोस्ट ऑफ ऑल कैडर्स इन डिपार्टमेंट्स, स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी जितनी भी खाली है सारे कैडर्स में, डिपार्टमेंट में, उन सबको वहां पर भर्ती की जानी चाहिए। आगे आप देख सकते हैं इसमें फेडरेशंस और यूनियंस को लेकर भी कई सारे अपडेट दिए गए हैं। साथ ही साथ जो कैजुअल एम्प्लॉइज है उनको, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स है, जीडीएस एम्प्लॉइज हैं, उनको भी इक्वल पे के पर सारी चीजें रखी जानी चाहिए, जो कि ऑटोनोमस बॉडीज के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में जो भी सारी चीजें वहां पर अलाउंसेस और भत्तेस वगैरह जो सारी उनकी बेसिक वगैरह होती है, उन सबको चीजों यहाँ पर की जानी चाहिए। तो 7 बड़े इसमें चीजें हैं, 7 बड़े डिमांड्स हैं कर्मचारियों की, जो कि एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन लगातार सरकार से इसमें बातचीत कर रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे पहले कौन सी डिमांड पूरी होती दिखाई दे रही है, या फिर आपके हिसाब से इनमें से कौन सी डिमांड सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए 18 मंथ्स का डीए और डीआर के रास्ते अभी काफी खुल सकते हैं, क्योंकि अभी बजट सेशन स्टार्ट हुआ है। तो बजट सेशन में जो है सभी लोगों ने अपने अपने प्रपोजल से गवर्नमेंट को भेजे हैं। अब देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से या वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या क्या चीजों पर अपडेशन मिलता है, साथ ही क्या क्या चीजों पर, इन सारी चीजों पर आप हमें कमेंट करके बताएगा कि कौन कौन सी चीजों पर अब आगे इसमें चीजें ऐड हो सकती हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, इसको सभी ग्रुप्स में अपने जितने भी है उसको शेयर जरूर कर देगा। मैं आपका हमारे YouTube चैनल में पेंशनर्स, कर्मचारियों एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं 4 बड़े अपडेट लेकर आया हूं, जैसा कि सामने आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। पहला बड़ा अपडेट है, पेंशनर्स को जुलाई मंथ में बड़ा एरियर्स मिलने वाला है। किन किन पेंशनर्स को मिलेगा, क्या है उसका प्रोसीजर, वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ जुलाई मंथ के डी और डीआर पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अभी तक नहीं आया है। मई मंथ का, जून मंथ का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या 53% डीए और डीआर होने के बाद डीए और डीआर मर्ज होगा 50% होने के बाद। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है 18 मंथ्स के डीए और डीआर पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ एक 4th बड़ी अपडेट होगी, वो सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स हैं या सीजीएचएस के जो बेनिफिशियरीज हैं उसे लेकर के भी एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं। चारों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूरी वीडियोस को इसलिए लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन आपके लिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स, बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलेगा, जिसका डायरेक्टली असर आपकी पेंशन, सैलरी और पेंशन फैमिली पर पड़ेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स देखते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पेंशनर्स को, इवन कर्मचारी को किसी उसके बेनिफिट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या कोई अगर समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पेंशनर्स का एरियर्स जुलाई मंथ में मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अब एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिल चुका है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार इसका जिक्र भी किया था, कई बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स है वो पेंशनर्स को अब धीरे धीरे मिलने लगा है। साथ ही साथ कई सारे पेंशनर्स को 50,000, 60,000, 1 लाख तक का एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स है वो उनके खातों में अब पहुंचने लगा है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स कैसे लेना है, किस सर्कुलर का यूज करना है, साथ ही साथ क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, जिसके बाद आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिल जाएगा। उसके बाद पेंशनर्स ने वैसा ही किया और उनको काफी हद तक अब एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स था वो मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि डिटेल में हम आपको बताएं या आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे और आपको बता देंगे कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स आपको कैसे लेना है और क्या क्या चीजें उसमें अपडेट्स होंगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। इसमें 53% अब डीए डीआर होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन अभी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा फिर से रुक गया है। जैसे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ्स में
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा नहीं पब्लिश किया गया था। उसके बाद अब मीडिया में और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी थी कि गवर्नमेंट डीए और डीआर को मर्ज कर सकती है 50% के बाद में। अब फिर से, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट वापस लिया गया, उसके बाद में कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो डीए और डीआर होता है उसको फिर से अपडेट कर दिया गया और उसमें बाद फिर से अब डीएडीआर आने लगा, उसके डेटा पब्लिश कर दिया गया। लेकिन अब फिर से जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो रोक दिया गया है। तो अब फिर से ऐसी बातें होने लगी हैं कि क्या सरकार इसको मर्ज करने वाली है। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो डीए और डीआर होगा उसमें क्या अपडेट होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अभी कुछ दिन में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कर्मचारियों का जो डेटा होगा उसमें डेटा के बेसिस पे ही आपका जुलाई मंथ का और आपका डीए और डीआर उसमें तय किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 53% है। फिर भी अगर इसमें डेटा में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये 54% तक जा सकता है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 18 मंथ्स के डीए और डीआर पर क्या बड़ा अपडेट आया है। बेसिकली 18 मंथ्स के डीओ डीआर पर एक बड़ा अपडेट ये आया है कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से एक इंपॉर्टेंट लेटर जारी किया गया है, देख सकते हैं आप, फाइनेंस मिनिस्टर को, जिसमें कोविड के टाइम का जो डीएनएस अलाउंसेस का जो एरियर्स था वो रोका गया था, उसको देने की बात फिर से की जा रही है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई है। आप सब्जेक्ट में भी देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन डीएनएस अलाउंसेस एरियर्स फॉर कोविड पीरियड। आप देख सकते हैं जिसमें ये लोकसभा सेशन में भी कई बार इसमें कम्युनिकेटेड किया गया। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की यूनियंस ने भी 18 मंथ्स के डीए और डीआर को जो रोका गया था कोविड के टाइम पे उसको देने की बात कही है। उसमें ये लेटर में ये भी बोला है कि जो हमारा देश है, नेशन है, ग्रेजुअली रिकवर कर रहा है हमारे पैंडेमिक से। उसके बाद में अब हमारी इकोनॉमी काफी हद तक स्ट्रांग हो चुकी है, जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कोविड के टाइम में, कर्मचारियों ने कोविड टाइम में बहुत अच्छा काम किया था। और उसके बाद उन सबका जो है अब जो डीए और डीआर है उसको उनका जो भी कंट्रीब्यूट था उसको डीए डीआर के रूप में उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा यूनियन और पेंशनर्स की एसोसिएशन भी सरकार से एक बार बोल चुकी हैं, कई बार बोल चुकी हैं कि सरकार जो है नेगोशिएशंस या सेटलमेंट की सिचुएशन में आना चाहिए, जिससे अगर एक बार गवर्नमेंट डीए और डीआर नहीं दे सकती एक बार में तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में वो उनको प्रोवाइड करा सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, जो कि आ रही है सीजीएचएस के कार्ड्स को लेकर के। सीजीएचएस के जो यूज करते हैं बेनिफिशियरीज उनको लेकर के आप देख सकते हैं सामने सीजीएचएस के न्यू रूल्स आ गए हैं, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऑनलाइन करना होगा सीजीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई। सरकार ने इसमें नियम बदल दिए हैं। क्या नियम बदले गए वो भी आप देख सकते हैं। सीजीएचएस में अप्लाई करने के नियम बदल गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीजीएचएस के कार्ड के लिए ऑनलाइन अब अप्लाई करना होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनर्स को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि सीजीएचएस कार्ड जारी करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या वो दिशा निर्देश हैं वो भी आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। हम दिशा निर्देश जारी यानी कि जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं और उसी गाइडलाइंस के बेसिस पर ही सारी चीजें अब आगे होंगी, जिनमें से कई सारी गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि उस जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है उसमें केंद्र सरकार ने उन्हें बोला है कि सर्विस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए सीजीएचएस कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। केंद्र सरकार का कर्मचारी अस्थायी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिसे आप www.cghs.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या वहां से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। उसे वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा। एक बार यह हो जाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लेटर का प्रिंट आउट लेना होगा और हार्ड कॉपी से संबंधित अपने विभाग में जमा करनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एक एप्लीकेशन लेटर के साथ जमा करने होंगे। और जैसे ये एप्लीकेशन लेटर आपके साथ जमा हो जाएगा उसके बाद उसमें सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। अपडेट के बाद वहां पर बहुत सारी चीजों में फिर से चेंजेस किए जाएंगे जो भी आपका उसमें होगा, और चेंजेस करने के बाद इसमें सारी चीजें फिर से उसमें कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको एक नया सीजीएचएस कार्ड अप्लाई हो जाएगा और आपको अब किसी भी अपने ऑफिस में, डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़ी अपडेट बताई, जिनमें 18 मंथ्स के डीआर का एरियर आपको मिलना चाहिए। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जब 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर के लिए मना कर चुकी है तो फिर आप बार बार इसको क्यों बोलते हैं। बेसिकली बता दूंगा 18 मंथ्स के डीए और डीआर आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे पेंशनर्स भी इसके रिगार्डिंग लगातार पूछते रहते हैं कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर के बारे में क्या चीजें
चीजें चल रही है तो उसके रिगार्डिंग मैंने बताया है। आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी चीजें और भी अपडेट होंगी 18 मंथ्स के DA/DR पर, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से 18 मंथ्स के DA/DR पर कितना आपको पैसे बनते हैं, या फिर आपको उनको 18 मंथ्स का DA और DR आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको 8वें वेतन आयोग पर बहुत सारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 8वें वेतन आयोग में क्या आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। सारा एक चार्ट लेकर आया हूं, डिटेल में बात करेंगे पूरा 8वें वेतन आयोग पर। आपके ग्रेड पे, आपके लेवल के हिसाब से क्या क्या आपका बेसिक होगा 8वें वेतन आयोग में, वो भी मैं बताऊंगा। क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ 4th, 5th, 6th और 7th पे कमीशन में कितने % की हाइक हुई आपकी, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा, कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी, कितनी मिनिमम बेसिक पेंशन थी, उस पर भी बात करेंगे। और जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग का जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट कब तक दे सकती है, कब तक लागू हो सकता है, क्या सारे इसमें अपडेट्स होंगे। यानी एक ही वीडियो में आपके 8वें वेतन आयोग पर यानी कि 8th CPC पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी भी देख पाएंगे अगर 8वां वेतन आयोग जिस हिसाब से लागू हो सकता है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किन पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हुई। थोड़ा एक रफली आइडिया लगेगा इससे कि 8th पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। सामने एक आप चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें 8th जिसमें पे कमीशन लिखा गया है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कितने % हाइक हुआ वो देख सकते हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा वो यहाँ पर है। साथ ही साथ कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी और उसके हिसाब से यहाँ पर किस हिसाब से बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4th पे कमीशन की। 3rd पे कमीशन से 4th पे कमीशन में जब हम आए तो वहां पर 27.6% की टोटल बढ़ोतरी हुई बेसिक में। फिटमेंट फैक्टर वहां पर नहीं था और मिनिमम बेसिक सैलरी उसके बाद हुई 750 रुपए। अब आगे चलते हैं 5th पे कमीशन में। जब 5th पे कमीशन आया तो 31% की यहाँ पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई। फिटमेंट फैक्टर यहाँ भी नहीं था और बेसिक सैलरी 750 रुपए से बढ़ करके 2550 रुपए यहाँ पर हुई। अब बात करते हैं 6th पे कमीशन की। इसमें बढ़ोतरी हुई 54% की और यहां से अब फिटमेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि 2250 रुपए में 1.876 का मल्टीप्लाई करने के बाद रफली 7000 रुपए यहाँ पर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है जब आपकी बेसिक सैलरी जो भी होगी और एक फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपकी टोटल बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन काउंट होगी। सपोज करिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, यानी कि 7th पे कमीशन में 14.29% की बढ़ोतरी हुई और फिटमेंट फैक्टर अभी आपका जो प्रेजेंट में है वो 2.57 है। और बेसिक सैलरी की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए और आपकी बेसिक जो पेंशन है वो 9,000 रुपए। और वो आती कैसे है, आपका जो भी प्रीवियस में 7,000 आपकी पे कमीशन में था और उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई जब किया गया तो आप देख सकते हैं कि रफली एग्जैक्ट 18,000 नहीं आते हैं, रफली 18,000 रुपए आए, 17,500 आए तो उसको 18,000 रुपए बेसिक बनाएगा। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितने % का हाइक होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी या मिनिमम बेसिक पेंशन हो सकती है। अब हम उसकी बात करेंगे। आपने देखा यहाँ पर 4th से 5th के कमीशन में आप देख सकते हैं 31% का हाइक हुआ। 6th पे कमीशन में 54% का हाइक हुआ। 7th पे कमीशन में 14.29% का हाइक हुआ। वहीं बात करते हैं अगर 6th पे कमीशन की, उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहा। वहीं 7th पे कमीशन की बात करते हैं, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 है जो करंटली अभी चल रहा है। अब बात करेंगे कि क्या 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। पहले आप भी वीडियो को रनिंग में ही कमेंट कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए या कितने % की हाइक पेंशन और सैलरी में होने चाहिए जिससे आपकी मिनिमम बेसिक पेंशन और मिनिमम बेसिक सैलरी हो। हम पूरा डिटेल में चार्ट देखेंगे 8वें वेतन आयोग में क्या चार्ट होगा,
क्या सारी अपडेट्स होंगी वो चार्ट हम लेकर आए। आप देख सकते हैं ये चार्ट है और हम इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है 2.528 लेकर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर हम अगर एक्सपेक्टेड बात करते हैं इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट यही भी हो सकता है। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या आपका बेसिक पेंशन होगा, क्या बेसिक सैलरी होगी, ये सारी चीजें हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चार्ट पर, इस टेबल पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि 8वां वेतन आयोग का प्रपोजल कब तक आ सकता है, क्या इसमें अपडेट्स आएंगे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मीडिया में जो खबरें आई उन पर बात करें थोड़ा सा। 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स प्रपोजल एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड इन जुलाई 2024, यानी कि जुलाई 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप देख सकते हैं इसमें Central government has received a comprehensive proposal to establish the 8th Central Pay Commission (CPC), timed with the upcoming budget for 2024, expected to be unveiled in July. The proposal aims to review and revise the basic pay, allowances, pensions and other benefits for central government employees and pensioners. यानी कि जुलाई में जो बजट सेशन है, जो आने वाला बजट सेशन है, उसमें इस पर बात हो सकती है। आगे आप देख सकते हैं अर्जेंट कॉल फॉर द 8th पे कमीशन। मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी JCM फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज द फॉर्मेशन ऑफ 8th CPC. In a detailed letter to the cabinet secretary, Mishra highlighted the need for this commission to address the economic challenges faced by the government employees and government pensioners. तो आप देख सकते हैं कि जो NCJCM के सेक्रेटरी है मिस्टर शिवगोपाल मिश्रा, उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है और लेटर में 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लाने की, जल्द से जल्द फॉर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि इकोनॉमिक जो भी चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और गवर्नमेंट पेंशनर्स को। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की और क्या टाइमिंग हो सकती है 8वें वेतन आयोग की, उस पर भी एक बड़ी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। Traditionally, the central government commission is formed every 10 years to evaluate and recommend changes to the pay structures, allowances and benefits of central government employees, incorporating necessary adjustment for inflation. यानी कि 8वें वेतन आयोग या कोई भी पे कमीशन होता है वो उसका एवोल्यूशन और रिकमेंडेशन किए जाते हैं, उसके वेतन भत्ते और जो भी बेनिफिट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के, वो इन्फ्लेशन के चलते ऐसा सब किया जाता है। द 7th पे कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर on February 28, 2024 implemented its recommendation starting from 1/2016। आपको पता ही कि 7वें वेतन आयोग को गठन 28 फरवरी 2024 को किया गया था, जो कि 2014 को किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब बात करते हैं CPC कब से स्टार्ट हो सकता है। द 8th CPC is proposed to commence from 1 जनवरी 2026, यानी कि एक जो आपका 8वां वेतन आयोग है एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी 2026 से इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। However, the government has yet to announce the formal establishment, leaving over 1 crore central government employees and pensions awaiting updates। आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 करोड़ एम्प्लॉइज और पेंशनर्स है वो 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और देखना होगा कि कब तक इसमें क्या क्या चीजें अपडेट होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जुलाई तक इसमें कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगा और उसके बेसिस पर हम फिटमेंट फैक्टर के बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। प्रोजेक्टेड है 8th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 8th CPC फॉर लेवल 1 to लेवल 5 फिटमेंट फैक्टर की बात करें यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस बताया कि फिटमेंट फैक्टर ही सबसे बड़ा रोल, क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी पेंशन, आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो आप देख सकते हैं हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की यहाँ पर टेबल लेकर आए हैं, जिसमें 6 पे कमीशन, 8वें पे कमीशन में कितनी बेसिक आपकी होने जा रही है वो हम इस टेबल में बताने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। अगर आपका बेसिक इस टाइम पे 18,000 रुपए है तो आपका 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर 41,000 रुपए हो सकता है। वही बात करें इसमें आपका लेवल 1 में अगर आपकी बेसिक 18,500 रुपए है तो 42,000 रुपए आपका बेसिक हो सकता है। वही हम बात करें लेवल 1 में आपका अगर बेसिक 19,100 रुपए है तो 43,400 रुपए यहाँ पर हो सकता है। ऐसे ही इसमें बढ़ोतरी होती है, 19,700 है तो 44,700 हो जाएगा, 20,300 है तो 4600 हो जाएगा, 20,900 है तो 47,400 हो जाएगा, 21,500 है तो 48,800 हो जाएगा, 2200 है 50,200 हो जाएगा, 22 और 800 है तो 51,800 हो जाएगा। ऐसे ही करके इसमें बढ़ोतरी
होती जाएगी। आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, वहां से आप ये टेबल सीधा सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी जो भी बेसिक होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर टेबल देख लीजिएगा और आप अपना जो भी आपका बेसिक है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। काफी बड़ी टेबल है, आप इसमें 40 कॉलम्स बनाए गए हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 की। अगर लेवल 2 में आप अगर आते हैं और आपका अगर बेसिक जो है वो 19,900 है तो 8 पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर आपका जो सैलरी बेसिक होगा वो 45,400 रुपये होगा। वहीं अगर हम बात करें आपका लेवल 2 में 20,500 अगर आपका बेसिक है तो 8 पे कमीशन में 46,700 रुपये हो सकता है। वहीं बात करें हम 21,100 रुपये अगर आपका बेसिक है तो 48,100 रुपये हो जाएगा। और अगर 21,700 रुपये आपका अगर बेसिक है तो 49,500 रुपये आपके बेसिक होने की पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं आप अगर टेबल को इसको देखें तो सारे बढ़ते हुए क्रम में आपकी 8 पे कमीशन में कितना टेबल होगा, कितना आपका फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर होगा वो आपका हो सकता है। वहीं हम लेवल 3 की बात करें, अगर आपका लेवल 3 में जो ग्रेड पे है वो 2,000 रुपये है। आप देख सकते हैं लेवल 3 में बेसिक अगर आपका 21,700 रुपये है तो आप 49,500 रुपये यहाँ पर आपका बेसिक हो सकता है। यही बात करें अगर हम आपका बेसिक 22,400 रुपये है तो 51,100 रुपये तक इसमें पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। वहीं बात करें अगर हम फिर से 23,100 रुपये इसका बेसिक है तो 52,700 रुपये बेसिक हो सकता है। लेवल 3 में फिर से अगर हम आपका बेसिक बात करें 23,800 तो 54,300 यहाँ पर हो सकता है। फिर से अगर हम बात करें 24,500 तो 55,900 आपका यहाँ पर बेसिक दिखाई दे रहा है। बात करें फिर से लेवल 4 जो कि ग्रेड पे होता है 2400, इसमें अगर हम बात करें तो 7 CPC में बेसिक स्टार्ट होता है 25,500 से। तो 8वें वेतन आयोग में 2800 ग्रेड पे होने के बाद 2800 फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने के बाद आपका बेसिक 58,100 रुपये हो सकता है। वहीं 26,300 की बात करें, अगर आपका बेसिक 26,300 होता है तो 60,000 रुपये आपका बेसिक हो सकता है। अगर हम बेसिक की बात करें 27,100 अगर आपका बेसिक होता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस के बाद 61,800 रुपये यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर 4th की बात करें, अगर आपका बेसिक 27,900 रुपये है तो इसमें 63,600 रुपये, और अगर आपका बेसिक 28,700 रुपये है तो 65,400 रुपये आपकी बेसिक होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। अगर हम लेवल 5 की बात करें जिसका ग्रेड पे 2800 होता है, अगर 7 CPC में स्टार्टिंग लेवल 5 में 7 CPC है 29,200 होने के बाद 66,600 रुपये यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर 30,100 है आपका बेसिक तो 68,600 रुपये हो सकता है, और 31,100 रुपये है तो 70,700 रुपये हो सकते हैं। 31,900 रुपये अगर आपके बेसिक है तो 72,700 रुपये हो सकता है। 32,900 बेसिक है तो आपका 75,000 टोटल बेसिक हो सकता है। और वहीं बात करें 33,900 अगर आपका बेसिक है तो 77,300 रुपये आपका बेसिक होने की यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। ये बहुत अच्छी टेबल है। फिटमेंट फैक्टर ये 2.28 के बेसिस पर है, और अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो आपकी बेसिक पे भी बदल सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर 2 तक या 2.57 तक भी अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो पेंशन काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में देखना होगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर रहता है। आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितना प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, और क्या फिटमेंट फैक्टर पर आपको कितनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी आपको चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस टेबल को तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहां से सीधा सीधा आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और